मान लेते हैं 6 लोग हैं। अभिषेक उपमन्यु, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, ध्रुव राठी, एल्विश यादव और फ्लाइंग बीस्ट। इन सबको हम लोगों ने नाम दे दिए ABCDEF, और ये किसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। ये लोग आपसे मुंह फेर कर किसी भी ऑर्डर में बैठे हुए हैं। किसका नाम क्या है चलो लिख देते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि कोई ABCDEF का ऑर्डर नहीं है, तो किसी भी रैंडम ऑर्डर में मान लीजिए काफी कंडीशंस जानने के बाद आपको वो ऑर्डर अब मालूम पड़ा है कि ऐसा है। अब हमें इन लोगों को इन चेयर्स में बैठाना है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम लोग इधर से इधर पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे लिए पहला व्यक्ति B है। वैसे तो हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं बच्चों, लेकिन B हमारे लिए पहला है, तो हम उसे उस कुर्सी में बैठाएंगे जो हमारे सबसे पास है। तो B यहां बैठ जाएगा, ठीक है, और E यहां बैठ जाएगा, C यहां बैठ जाएगा, है ना, BEC। अब थोड़ा पीछे इधर की तरफ घूमने लगेंगे, तो A यहां बैठ जाएगा, D यहां बैठ जाएगा और F यहां बैठ जाएगा। 8 चेयर थी, 6 भर गई हैं, तो 2 खाली रह गई हैं। खाली रह जाने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि चेयर खाली नहीं हो सकती हैं। तो अब लेकिन क्या है कि ये तो बहुत ज्यादा डायग्राम वगैरह बना दिया गया है। इसी चीज को हम लोग सिंपलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि ऐसे लोग बैठे हुए थे, फिर से लिख देता हूं, BECADF, लेकिन इन लोगों को हम लोग एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठा रहे हैं, इस तरह कि सब लोग केंद्र की ओर देखें, ठीक है। और गोल मेज भी पहले हम लोग कैमरा जो है इस के इधर लगाए हुए थे, है ना, इधर कहीं, लेकिन अब हम लोग कैमरा इधर लगा दें तो ऊपर से केवल हम लोग को इन लोगों की मुंडियां ही दिखेंगी, इनका टॉप ही दिखेगा, और हमें जो चेयर्स हैं वो भी कम ही कम दिखाई देंगी, है ना, सिर्फ सर दिखाई देगा, ज्यादातर टेबल दिखाई देगी ऊपर से। तो जैसे ये भरा हुआ है वैसे ही देखिए, ये वाली चेयर आपके सबसे पास थी, यहां पे ये वाली चेयर आपके सबसे पास है, तो आप कैसे बैठाना शुरू कर देंगे, BECADF। बस यही बच्चों, इतना ही अगर आप सीख जाएं तो सारा काम हो जाएगा। तो हमने किया क्या, ये लिया और इसको ऐसे इसमें लपेट दिया। 2 खाली रह गई, तो जो खाली है वो और कंडीशन से भर जाएंगी। यही चीज आपको सीखनी है। सिचुएशन 2 देखिए, बोल रहे हैं P Q के विपरीत बैठा हुआ है, यानी कि कहीं पे भी P बैठा है उसके विपरीत Q चल रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन ये लिख ली हम लोगों ने। और M P के दाएं बैठा हुआ है, M P के दाएं बैठा हुआ है, तो अगर M यहां बैठा है तो P के दाएं रहेगा, है ना, P यहां है और P के दाएं M चला है, ये याद रखिएगा। जरूरी नहीं है इन्होंने PQ ऐसे लिखा है तो हम यहां PQ लिख लें, इन्होंने MP लिखा है तो यहां MP लिख लें। देखिए PM लिखा हुआ है यहां पर, है ना। अगर ये बोला जाता MP के बाएं बैठा हुआ है तब ऐसे ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब बस जैसे ये कंडीशन को हमने यहां पे इसको पिरो दिया, ऐसे ही इस कंडीशन को यहां पर पिरो देंगे। देखिए Q P के अपोजिट बैठा हुआ है, तो कहीं पे भी आप P को बैठा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जहां आपको पहली कंडीशन दिखे तो कोशिश करिए कि इधर वाली वैकेंसी को आप भरें। इससे फायदा यह होता है कि आपको अपने दृष्टिकोण से उल्टा नहीं सोचना पड़ता, आप हमेशा सीधा ही सोचते हैं। अगर यही काम आप इधर से करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको भरने की कोशिश करेंगे। जब तक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ना दिया हो, कोई डायरेक्शन की चर्चा ना हो, तो सबसे पहले आप इसे भरें।
तो आपने P भर दिया यहां और यहां पे Q भर दिया। आराम से यहां पे P यहां पे Q भी कर सकते थे, बिल्कुल आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, बट मैंने जिस तरह सीखा है मैं वही आपको बता रहा हूं। अब M P के दाएं बैठा हुआ, तो P इस तरह है, P के जो P अगर यहां पर आप देखें तो इसका दाया इधर की तरफ होगा, तो इधर की तरफ M बैठ जाएगा। अब जो भी आदमी मान लीजिए कोई बचा हुआ तो R वो यहां बैठ जाएगा। इस तरह हम लोग ने चारों लोगों को बैठा दिया। हो सकता है कि क्वेश्चन में 4 ही लोग दिए हों। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर आप कंडीशन बना लेते हैं तो आप बैठाएंगे कैसे। कंडीशन बनाना भाषा से पढ़कर ही हम लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड केस में आ जाते हैं। ये सारी अलग अलग सिचुएशन है, इस सिचुएशन का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपस में डिस्टिंक्ट है। ये बस मैं आपको इस कंडीशन को इसमें फिट करना ही सिखा रहा हूं। तो थर्ड वाले में जो कंडीशन है लिख लेते हैं। पहली बात तो सीट हम लोग को 6 दिखाई दे रही हैं, 2 2 4 2 6 लोग यहां बैठ सकते हैं। और सीटें अगर ना दिखाई दे रही हो तो ऐसे कर देता हूं मैं इस लेक्चर में दोनों तरीके से बनाऊंगा, कभी ऐसे बनाऊंगा, कभी डॉट लगा के बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए D, A और F के बीच में बैठा, तो यार A और F यहां पे है, बीच में D बैठ गया। लेकिन कोई और बच्चा ये भी कह सकता है कि F और A यहां पे है और D बीच में बैठ गया, क्योंकि बाएं दाएं का तो कोई यहां पर श्योरिटी नहीं है। और तथा G के सामने बैठा है। तथा का मतलब क्या हुआ कि जो पहले जिसकी चर्चा हो रही है, ये सब हम लोग कर चुके हैं कि अगर जो बोला हो तो दूसरा, जो जिसका बोला हो तो दूसरा वाला, और अगर तथा बोले या और बोले तो पहला वाला। तो इन सारे नामों में सबसे पहले क्या लिखा है? D। तो D G के सामने बैठा हुआ है, तो G के सामने D बैठा हुआ है या G D के सामने बैठा हुआ है, दोनों बातें एक ही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो सामने वाली कंडीशन है ये दोनों में सेम है, परंतु जो अगल बगल वाली कंडीशन है वो दोनों में अलग अलग है। तो इस तरह से ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी क्या है? श्योर कंडीशन है। और ये वाली जो कंडीशन है ये हमें नहीं पता है, चाहे ये करें चाहे ये करें, दोनों में से कोई भी सही हो सकती है। तो ये दोनों क्या हो गई? डाउटफुल कंडीशन हो गई या डाउट वाली कंडीशन हो गई, चाहे जो बोले आप। तो इसलिए जो श्योर कंडीशन है उसी को हम लोग सीधे अपने डायग्राम में फटाक से बनाएंगे, डाउटफुल कंडीशन को नहीं रखेंगे। अब देखिए यहां पे 6 है तो ऑपोजिट वाली बात हो सकती है, तो हम लोग G यहां बना दें और D यहां बना दें, परंतु A और F के बारे में अभी शांत रहेंगे और आगे की कंडीशन का वेट करेंगे, जिससे पता चले कि A और F कहां बैठे हैं। ये B जैसा लगने लगा। ओके, तो ये D आ गया। अब फोर्थ कंडीशन में आते हैं। मान लीजिए यहां पे 5 लोग की सीट है। जब भी आपको ये बोला जाए कि गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले वो लोग ये जरूर बता देंगे कि कितने लोग बैठे हुए हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे ये पूछा जाएगा बताइए कितने लोग थे, ऐसा काफी मुश्किल होगा। और अब देखिए 5 यहां पे लिख लेना चाहिए, 6 यहां पे, 4 यहां पे, 6 यहां पे। सेंटर में लिखने से ये फायदा रहता है ताकि सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो ये बात है। और आप नंबर ऑफ सीट गलत ना लिखें, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने नंबर ऑफ सीट्स ही गलत बना दी कि कितने लोग हैं, कितनी वैकेंसी है, तो फिर आपका क्वेश्चन उसी जगह से गलत होना शुरू हो जाएगा। तो 5 लोग हैं, कंडीशन फिर से लिखते हैं। हर बार देखिए, ध्यान रखिए कि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये वाली कंडीशन हम लोग कर रहे हैं। तो हर बार केंद्र की ओर सभी लोग हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूं। VP के बाएं दूसरा है, तो यार पहले P देख लें, P का बायां इधर ही की तरफ होगा जहां पे मेरा बायां है ना। तो बाएं दूसरा है, ठीक है। VP के बाएं दूसरा है, तो ये यहां पे हो गया, ठीक है।
बाएं दूसरा एक छोड़ के होगा या तुरंत होगा? बाएं दूसरा एक छोड़ के होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर और W के दाएं दूसरा है, तो और जब लगा होगा तो हमेशा पहले वाले की बात करेंगे। तो फिर से V W के दाएं दूसरा, तो W इधर कहीं होगा, तभी तो W के दाएं दूसरा V होगा। तो अब आप देखिए कि ये कंडीशन और ये कंडीशन में V कॉमन हो गया, तो दोनों को मिला के भी आप ऐसे लिख सकते थे W डैश V डैश P। तो ये हमारी अच्छी कंडीशन बन गई। यहां पे हम लोग श्योर हैं, ये श्योर कंडीशन है ना, W डैश V डैश P। तो अब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं W डैश V डैश P। तो अब इसमें देखिए अपने आप P और W एक दूसरे के पड़ोसी हो गए अगर 5 लोग बैठे हुए। अगर 8 लोग बैठे होते तो फिर इनके बीच में भी और लोग होते, ठीक है। तो इस तरह गोल मेज को हम लोग धीरे धीरे भरना सीख रहे हैं। हर एग्जाम्पल में मेज जो है, हमारी मेज में कुछ लोग खाली रह जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग अभी पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा भरना पार्ट्स में सीख रहे हैं। जब पूरी मेज भरना हम लोग सीख जाएंगे तो उसके वही फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग का हिस्सा हो जाएगा। एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब भी अगर ऐसी बात है कि 5 लोग हैं या अभी आगे करेंगे कि 7 लोग हैं, तो विपरीत वाली बात नहीं होगी। विपरीत वाली बात तभी आएगी जब या तो 6 लोग हों या तो 4 लोग हों या फिर आगे आ रहा है 8 लोग हों, ठीक है। जब भी इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तभी अपोजिट वाली सामने वाली बात आएगी, ठीक है। अपोजिट, सामने, विपरीत सब एक ही बातें हैं। तो 7 वाला केस शुरू कर। 7 सीटें सजा दी गई और ये बोल रहे हैं C A के बाएं तीसरा, यानी A के बाएं, A का बायां इस साइड होगा और तीसरे के लिए 2 गैप छोड़ दिए, ये आ गया अपना C, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये कंडीशन श्योर है, बिल्कुल श्योर है और कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसको यहां पे लिख देंगे। आप ऐसे डैश डैश ए ऐसे लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों सीटें अभी भी खाली हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं B ना तो C का पड़ोसी है और ना ही A का पड़ोसी है। तो C के पड़ोसी कौन कौन हुए? ये दोनों, यहां B नहीं आएगा। A के पड़ोसी कौन हुए? ये दोनों, यहां पे भी B नहीं आएगा। तो अब तो B के लिए सिर्फ यही पोजीशन बची, तो पक्का है कि B यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 7 केसेस को भरने की शुरुआत कर सकते हैं। अब 8 सीट वाला केस करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, E A के दाईं ओर है। तो यार E जो है वो दाईं ओर है A के, A यहां पे है तो इसके दाएं पे E हो जाएगा। तो पहली जो कंडीशन थी वो ये, मतलब ये है तो एक ही सेंटेंस लेकिन इसके अंदर 3 कंडीशन बोल रहे हैं। किंतु याद रखिएगा, हम लोग ने सीखा था जब भी किंतु लगा हो या फिर और लगा हो, और यानी कि एंड लगा हो, तो हमें पहला वाला लेना है। तो किंतु C के बाईं ओर है, यानी कि कौन C के बाईं ओर है? पहला वाला E C के बाईं ओर है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। E C के बाईं ओर है, जिसका दायां पड़ोसी G है, जिसका सबसे पास जिससे हो, जिसका किसके पास है? E A और C में से जिसका सबसे पास है C के, तो जिसका की जगह आप C रखिए, C दायां पड़ोसी G है ना, यानी कि C का दायां पड़ोसी G है। तो हम लोग यहां पे G लिख देंगे, है ना, C का दायां पड़ोसी G है। आप चाहें तो अलग अलग कंडीशन भी करके कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने में जल्दी ही होगा थोड़ा सा। तो अब A E C G को भी हम लोग भर देंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर दिया A E C G, ठीक है। बाकी जो खाली हैं वो अन्य कंस्ट्रेंट से भर जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपके पास ऑप्शन भी होंगे,
क्वेश्चन ले आते हैं। 4 मित्र ताश खेल रहे थे। शंकर मनोहर के दाईं ओर था। तो बस शंकर मनोहर के दाईं ओर था ऐसे लिख लेंगे। और उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था। तो उमरीगर जीतेश्वर के बाईं ओर था। ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। अब क्योंकि 4 ही मित्र हैं तो 4 वैकेंसी हम लोग बना लेते हैं, 4 सीट सजा लेते हैं। और MS ये जो है इसको हम लोगों ने यहां लपेट दिया, इसको लेके आके यहां लपेट दिया, MS को लपेट दिया। अब UJ बचा तो UJ को हम लोग ऐसे लपेटेंगे। तो U देखिए इस तरफ U है, इस तरफ J है, तो U इधर आ जाएगा और J इधर आ जाएगा। बस यही हम लोगों ने सीखा था, J यहां आ गया। तो इस तरह से ये हमारा जो बैठने का तरीका है वो स्थापित हो चुका है। और आपको जोड़ीदार ढूंढना है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं मनोहर और जीतेश्वर, उमरीगर और शंकर, मनोहर और शंकर, उमरीगर और मनोहर। तो आप देख सकते हैं U और M एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि उमरीगर और मनोहर आपका आंसर हो गया। 4th पार्ट आपका आंसर हो गया उमरीगर और मनोहर। तो सवाल सॉल्व हो चुका है आपका। दिस इज डन नाउ। 4th इज द आंसर है हमारे पास। ठीक है, राधा, शीला, महिमा और सीता। ठीक है, सबके नाम ले दिए यहां पे। एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। तो सबसे पहले जिसके पास के लगा हो उसका दायां या बायां करें। और हमारे पास क्या है? शीला। क्या कह रहे हैं? राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। तो शीला का दायां ये होगा, यहां राधा को बैठा दो। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लोगों ने लिख ली। उसी तरह महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो पहले सीता को बुलाओ। सीता का बाईं ओर क्या हुआ? महिमा हुआ। ठीक है, चारों लड़कियों की चर्चा हो चुकी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने है। वैसे भी याद रखिएगा बच्चों, ऐसे ये कैरम की जोड़ी की जैसा है। अगर आमने सामने बैठे तो उन्हें पहले से ही जोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो जोड़ी और आमने सामने दोनों बात क्लियरली बोल दी है। अगर सिर्फ जोड़ी पूछा जाता तो भी आपको आमने सामने वाला ही करना है। तो अब बस 4 वैकेंसी है, 4 सीटें हैं यहाँ पे, इनको बैठा दिया। ठीक है, शीला ये आ गई, राधा यहां आ गई। अब यहाँ पे नाम बिल्कुल एक जैसे हैं यार, यहाँ पे भी S बनता है, यहाँ पे भी S बनता है, इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया। तो शीला राधा ऐसे आ गई और महिमा सीता वही बिल्कुल जैसे पहले किया था वही होगा। महिमा यहां आ गई और सीता यहां आ गई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि जोड़ी कौन सी एक दूसरे के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि राधा और सीता एक दूसरे के सामने है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। तो राधा सीता ये आंसर हो गया यहाँ पे हमारा, है ना। तो 4 वाले में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। 5 लोगों का केस कर रहे हैं बच्चों और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं या बैठे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। तो अभिनव एक लड़का है। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि सारे नाम ए से ही हैं, अ से ही हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। तो अब क्या हो रहा है कि अंकुर इस साइड भी आ सकता है, उस साइड भी आ सकता है अभिनव के, हमें ये नहीं पता। ये पक्का है कि अभिनव को बीच में रहना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन करेक्ट है, लेकिन अगली कंडीशन से इसका डिसीजन हो सकता है। देख लेते हैं क्या है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। ठीक है, अपूर्व जो है
अभिषेक के बाईं ओर है। ठीक है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। ठीक है, तो आलोक यहां पे भी है, आलोक यहां पे भी है। तो यार आलोक के इस साइड अपूर्व आने वाला है, तो आलोक के इस साइड अभिनव आना सही नहीं होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तीनों कंडीशन को हम लोग यहां पर पुट करते हैं। चलिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, आलोक और अपूर्व वाली कंडीशन यहां पे लिख रहा हूं। तो आलोक, पूरे नाम लिख दो, चलो यहां पे है अपूर्व। ठीक है, और उसके बाद अब आलोक जब यहां आ चुका है तो आलोक के इस साइड अभिनव और अंकुर हैं। तो इस पूरे को हम लोग यहां ले आके यहां लपेटेंगे। अभिनव अंकुर, है ना। अब देखिए अपूर्व के इधर अभिषेक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये अभिषेक हो गया। ठीक है, तो सब पांचों लड़के अब आ चुके हैं, सारे नाम असही हैं। और हमारा सवाल क्या था, बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। तो ये रहा अभिनव, अभिनव के ठीक दाईं ओर क्या हो गया, आलोक हो गया। आलोक किस ऑप्शन में है, आलोक है ऑप्शन 4 में। ठीक है, तो इसलिए 4th हो गया आलोक। यही हमारा आंसर है। तो अब देखिए 5 की तरफ भी हम लोग बढ़ गए। 5 वाले विचार जैसे ही हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम लोग 8 तक जाने वाले हैं। सामने है P, Q, R, S और T एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। यानी कि कितने लोग हैं, 4 और 1 5। तो 5 डॉट्स बना देते हैं या कट पॉइंट्स बना देते हैं। इस बार मैं कट पॉइंट बना रहा हूं। और आपको बोला गया है R P के दाईं ओर है। तो R किसके दाईं ओर है, P के दाईं ओर है। ठीक है, और S के बाईं ओर दूसरे स्थान में है। यानी कि जब हम लोग बोल रहे हैं R P के दाईं ओर है, ऐसी स्थिति में हमने पहले किसको लिखा, R को लिखा। क्वेश्चन में पहले आपको R दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो R पहला है, जब और लगेगा तो हम लोग और की जगह R को फिट करेंगे। ठीक है, एंड जब लगता है तो R को फिट करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, R S के बाएं दूसरे स्थान पर है। S के बाएं दूसरे स्थान पर है, मतलब S के बाएं दूसरे स्थान पर R है। तो पहली कंडीशन यहां तक आ गई। T, P और S के बीच में नहीं है, यानी कि T, P और S के बीच में नहीं है। ना ये कंडीशन ट्रू है और ना ही ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, S और P के बीच में कहीं पे भी T नहीं आ सकता। सिर्फ इतनी ही बातें आपके सामने हैं, इसी से आपको करना है। तो लॉन्गेस्ट कंडीशन ये है, कम से कम ये कर लें, P R डैश S। तो क्या कह रहे हैं, P और S के बीच में T नहीं है, यानी T यहां नहीं आ सकता है, तो T यहां आ सकता है। और बचा क्या, बचा है Q। टोटल 5 लोग थे, 5 भर चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, Q है हमारे पास। तो Q ही आपका आंसर यहां पर
हो जा रहा है। पार्ट 1 या ए पार्ट आपका आंसर हो गया। तो दिस इज डन नाउ। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 6 लिख दिया यहां पे और 6 पोजीशंस भी बना दी। ठीक है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं, सरिता कैसी है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, सरिता सुषमा के बाएं बैठी है। ठीक है, सुषमा के बाएं बैठी है, ऐसा लिख रहे हैं। तथा सुधा के दाईं ओर है। तथा है तो पहला वाला, यानी सरिता आपके सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाएं सरिता आ गई, सुषमा के बाएं सरिता आ गई, यानी ये बीच में देने का ये भी एक तरीका है। दूसरी कंडीशन ये लोग क्या कह रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं कि सरिता के सामने शिल्पी है। ठीक है भाई, सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर बैठी है, तो यहां सरोज होगी। ठीक है। तथा शोभा के दाईं ओर है, यानी कि शिल्पी ही शोभा के दाईं ओर है। ये रही शोभा। अब इस व्यवस्था में ये लोग बैठे हैं, तो इधर वालों को तो यहां बैठा दिया जाए सीधे, है ना, क्योंकि ये तो मेरी तरफ है, मेरा सर जो है केंद्र की तरफ देख रहा है, तो मैं सरिता हो गई। ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आ गई सुषमा। फिर मैं सरिता हूं तो मेरे सामने शिल्पी बैठी है। यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शिल्पी यहां बैठी है, तो आप ऐसे शोभा और सरोज को उठा के मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये वाला तो इधर आ जाता है, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं बैठता, नहीं तो इनके मुंह तो ऊपर की तरफ हो जाएंगे, ये ऐसे बैठेंगे। ठीक है। तो यहां पे आ गई सरोज और यहां पे आ गई शोभा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमें क्या बताया गया है कि शिल्पी के बाईं तरफ शोभा है, तो अगर शिल्पी यहां बैठी होगी तो उसका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा कि नहीं, क्योंकि शिल्पी तो ऐसे होगी, है ना, इस तरह से, तो ये शिल्पी का बायां होगा और शिल्पी के बाएं पे शोभा होनी है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो अपर हाफ ऑफ द सर्कल है, यानी सर्कल के ऊपरी आधे हिस्से में हम लोग इन्हें ऐसे लपेट देते, नीचे में इसे ऐसे ही लपेट देते हैं। तो इस तरह से 6 लोग बैठ गए। यदि सरोज सरिता से, यानी ये दोनों, और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो पहले ये अदला बदली करवा दें। ठीक है। सरिता और सुधा अपनी जगह बैठी हुई है, सुधा के अगल बगल वाले लोग अदला बदली कर रहे हैं, तो सरिता यहां आ जाएगी, सरिता यहां आ गई, यहां पे आ गई सरोज, और शोभा और सुषमा ने अदला बदला कर ली। देखिए, जब ABCD लिखा रहता है तो करना काफी आसान होता है। यहां पर थोड़ा सा सुषमा जो है वो शोभा से बदल रही है, तो यहां पे नाम लिखने में ज्यादा देर हो रही है। और यही चीज क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में किया जाए तो क्या ऊपर लाइन लिखने में टाइम सेव हो जाता है, इस तरह लोग टाइम सेव कर सकते हैं, बट मैं हिंदी माध्यम बच्चों के लिए ये बना रहा हूं। तो आई थिंक ये सिचुएशन है। अब ये पूछ रहे हैं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी, तो कहां गई सरिता, सरिता ये है। ठीक है। आप ये मत कर दीजिएगा कि सरिता के सामने सुषमा बैठेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके सामने ये आ रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं इस डायग्राम को। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि सरिता के सामने
बैठ रही है शोभा। और ऑप्शंस भी आपके क्या है, पढ़ लीजिए यहां पर, शोभा, सरोज, शिल्पी, सुषमा और नन ऑफ दीज। तो सरिता के सामने कौन है, शोभा। तो आंसर हो गया आपका पहला शोभा। ये क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसलिए भी अच्छा है, कठिन हो रहा है क्योंकि सारे नाम एस से ही है ना, तो आप एबीसीडी का यूज भी नहीं कर सकते। चित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं, कोई ऑर्डर नहीं है, एन ओ और पी के बीच में। ठीक है भाई, ओ और पी के बीच में एन है, लेकिन दायां बायां तो पता नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता है। अगली बात क्या है, एम फॉर मंकी ओ और क्यू के बीच में है, तो एम ओ और क्यू के बीच में है, फिर भी ऑर्डर नहीं पता है, तो क्यू एम ओ हो सकता है। ठीक है, आखिरी बात बोली है आर हमेशा पी के साथ खड़ा है, तो या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा, यहां पे भी दायां बायां नहीं पता। तो सारी ही कंडीशन डाउट में है, तो हमें कुछ पता नहीं है। तो चलो इसको सही मान लेते हैं, फिर इसके हिसाब से इधर कौन सी बैठती है और इसके हिसाब से इधर कौन सी बैठती है वो हम लोग देखेंगे। तो आप क्या किए, ओ एन पी बैठा दिए आप। ये कह रहे हैं कि पी के साथ हमेशा आर को रहना है, दायां बायां से कोई मतलब नहीं, तो आर को आपने यहां बैठा दिया। अब क्या हो रहा है यार कि अगर ओ है तो ओ के इधर एम आएगा, ओ के इधर वाली वैकेंसी तो भर गई, तो ओ के इधर एम नहीं आ सकता है, ओ के दाएं एम नहीं आ सकता है क्योंकि ओ के दाएं तो एन बैठ चुका है, इसलिए ओ के बाएं हम लोग एम करके चल सकते हैं। तो यानी अगर ये सही है तो ये सही होगा, ये सही है तो ये सही होगा, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को पॉसिबल होने दे रही है और ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को संभव होने दे रही है। तो अब हम लोग यहां पे कर लेंगे ओ एम क्यू। चलो भाई, सारे लोग बैठ गए हैं ना, कौन कौन, एम एन ओ पी क्यू आर। अब लेकिन यार अच्छा, इसमें जब हम लोग ने पी आर किया है तो एक तरीके से ये वाला सही कर लिया, तो ये हैश और ये हैश कंडीशन ऐसे आ जाएगी शायद। अब देखो, चलो ये वाले के लिए एक और गोला बना लेते हैं। गोला आपको वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब कंपास से बनाएं, गोला बनाने के नंबर नहीं है। तो चलो पी एन ओ कर लेते हैं, पी एन ओ। तो अब इस ओ के दाएं में जगह है, देखो ओ बैठा है तो इसके दाएं में जगह है, तो ओ एम क्यू, इसको उठा के ऐसे लपेट दिया यहां पे, एम क्यू। अब क्या बचा, है ना, पी के साथ हमेशा क्या आता है, पी के साथ हमेशा आता है आर। लो भाई, आर आ गया। आप ध्यान से देखो, अगर इसे उठा के मैं यहां रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। मिरर कैसे, मैं करके दिखाता हूं आपको। रेड वाले सर्कल को वैसे ही उठा के रख दिया और ब्लैक वाले सर्कल को यहां से उठा के रख दिया। आप देख सकते हैं कि अगर यहां हम लोग मिरर लगा दें दोनों सर्कल्स यानी दोनों टेबल्स के बीच में, तो ये मिरर पोजीशंस हो गए, है ना, एन क्यू आर एम ओ, किसी को भी आप चेक कर लें। ऐसा तब होता है जब क्वेश्चन में आपको दाएं बाएं की कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था तो आप देख सकते हैं इन्होंने पूछा एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, क्यू खड़ा है। अगर आप ये बनाते तब भी आपका आंसर क्यू आता, अगर आप ये वाली टेबल बनाते तब भी आपका आंसर क्यू आता। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग 2014 में आया, काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं ये वीडियो 2020 में बना रहा हूं। तो तब मल्टीटास्किंग के बच्चों के लिए अगर वहां पर वो ये नहीं समझ पाते कि एक नहीं दो टेबल बनेगी, तब भी उन्हें सही टेबल बनाने के, कम से कम एटलीस्ट एक सही टेबल बनाने के फुल मार्क्स मिल रहे थे। बट यही क्वेश्चन अगर बैंक सेक्टर में आता, बैंकिंग में पीओ या क्लर्क किसी में भी आता, तो वो क्या पूछते कि
M के दाएं कौन बैठा है। तो जो बच्चा ये बनाता टेबल M के दाएं O बोलता, और जो बच्चा ये बनाता टेबल वो M के दाएं Q बोलता। तो फिर आंसर वहां पर ऑप्शन जरूर होता, और आंसर वो ही होता कि M के दाएं O भी आ सकता है या M के दाएं Q भी आ सकता है। तो या तो O या तो Q वाला आंसर सही होता। तो यही डिफरेंस है। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं नॉन बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बैंकिंग एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी काफी आसान है। खैर, हम लोग का आंसर है क्यों, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सिंपली पूछा गया है यहां पर क्या कि M और R के बीच में कौन खड़ा है। तो M और R के बीच में Q खड़ा है। Q है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 कौन खड़ा है, Q खड़ा है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब गोलाकार व्यवस्था में 3 लड़के B1, B2, B3, ठीक है, और 3 लड़कियां G1, G2, G3 किसी रात्रि भोज के लिए क्रमानुसार बैठे। मतलब क्रमानुसार का मतलब 1, 2, 3 साथ साथ में है, मतलब G1, G2, G3 भी। अभी और भी बातें हैं यहां पर। वो क्या कह रहे हैं कि तो लड़का B3 और लड़की G3 की क्या स्थिति होगी यदि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें। तो 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें तो मतलब उन्हें अल्टरनेट बैठाना पड़ेगा लड़कों को, हर लड़की के इधर उधर 2 लड़के होंगे। तो हम लोग यहां पर G1, G2, G3 लड़कियों को मैंने लाल कर दिया है, इस तरह से हम लोग शायद बैठा पाएंगे। फिर से यहाँ पे मिरर वाली बात आएगी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करनी, इसलिए ये क्वेश्चन मैं सिंगल सर्कल बनाकर ही पूरा करे दे रहा हूं, और आप इसको उठाकर यहां से लपेट दीजिए हमेशा की तरह। अभी तक जितने 6 वाले क्वेश्चन हम लोग ने किए हैं, 6 लोग वाला क्वेश्चन ये भी है। आप देख सकते हैं 3 काले लड़के और 3 लाल लड़कियां। तो ये हो गया B1, B2 और B3। उसके बाद G1, G2 और G3, ठीक है, इस तरह बैठ गए। सवाल हमारा क्या है, लड़का B3 ये है और लड़की G3 की क्या स्थिति होगी, लड़की G3 ये है। अब ऑप्शन क्या है, चौथी व पांचवी, पांचवी व छठी, और तीसरी व चौथी, तीसरी व छठी। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये देना चाहिए कि B1 को हम लोग पहला मानते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको दिख रहा है कि B1 को हम लोग पहला मान रहे हैं, और इन्होंने क्रमानुसार बोला भी है, तो इसलिए शायद यहां 1 है तो इसको फर्स्ट पोजीशन मान लें। अब इधर भी एक बात ये होगी, अगर आप इसे फर्स्ट पोजीशन मानते हैं तो आपका आंसर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा अगर आप लेते तो B3 की जो पोजीशन है वो है तीसरी, और G3 की पोजीशन है दूसरी। तो आपका आंसर तीसरा और दूसरा होता। तो लेकिन तीसरा दूसरा कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 4 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज का कोई खेला नहीं है। तो ये फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग यानी कि गिनती यहां से ना लें तो फिर हम लोग गिनती यहां से लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब आपका देखिए B3 की पोजीशन हो गई 5वीं और G3 की पोजीशन हो गई 6ठी, और आप ओके आई थिंक ये छुप रहा होगा तो 6ठी यहां पे लिख देते हैं। तो और आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो कह रहा है 5वीं व 6ठी। तो 5वीं पोजीशन पे कौन है, B3 लड़का, और 6ठी पोजीशन में कौन है, G3 लड़की। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो चुका है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, 2011 में आया था। अब ऐसा क्वेश्चन आया ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी एक टाइप है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। 6 लोग हैं आपके पास, P, Q,
आर, एस, टी, वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 7 पोजीशंस आ गई आपके सामने। अब पढ़ते हैं। V के बाएं को दूसरा और W के दाएं को दूसरा है। V P के बाएं दूसरा है, ठीक है। तो P के बाएं दूसरा हो गया V, सही है भाई। और बोले हैं तो V की ही बात हो रही है, तो V W के दाएं दूसरा है, तो W यहां आ जाएगा, तभी W के दाएं दूसरा V हो जाएगा, ठीक है। ये डैश का मतलब है कि बीच में एक गैप छोड़ रहे हैं। फिर अगला क्या है हम लोग का, टी क्यू के दाएं तीसरा है। तो टी जो अपना है वो क्यू के दाएं आ जाएगा। क्यू के दाएं यानी इस तरफ, ये मेरा दायां हाथ है, तो क्यू के दाएं तीसरा टी है। उसके बाद फिर से और है, और यानी टी पहला वाला, टी वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी वी नहीं चलेगा, ठीक है। वीटी भी नहीं चलेगा, ओके, देखेंगे भरेंगे जब समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, एक और कंडीशन है हमारे सामने, एस आर के दाएं तीसरा है, तो आर के दाएं तीसरा हो जा रहा है एस। तो एक तरीके से हमारे पास ये 3 कंडीशन और ये एक कंस्ट्रेंट है, इसी से हम लोग भरना शुरू करेंगे। तो पहली कंडीशन ये है, काफी क्लियर है, तो W डैश V डैश P ऐसे भर दिया भाई। एक कंडीशन हम लोगों ने भर दी। तो अभी तो T का कुछ लेना देना यहाँ पे T है नहीं, तो T V ये सब बात नहीं कर सकते। तो T की पोजीशन क्या क्या आ सकती है आप ये देख सकते हैं। T यहां तो नहीं आएगा, T यहां आएगा या फिर यहां आएगा, है ना। तो चलो हम लोग अगर T इसको उठाकर T को यहां रखते हुए रखते हैं, तो देखिए T यहां आएगा, डैश डैश यहां आएगा और Q यहां आ जाएगा, ठीक है। एक भाई यहां इन V के पड़ोस में तो T अलाउड नहीं है, तो ये दोनों तो पोजीशन है ही नहीं। इधर T ट्राई किया तो बढ़िया से भर गया। अगर आप इधर T ट्राई करोगे तब क्या होगा, T डैश डैश और Q जो है वो V से लड़ जाएगा। तो इसलिए T जो है सिर्फ यहीं पे फिट बैठता हुआ दिख रहा है। तो T डैश डैश Q है ना, इसको यहां लाए और ये ऐसे लपेट रहा है, या आप यहां से इधर से देख सकते हैं, इसको यहां से लाए और ये ऐसे लपेट रहा है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास बचा क्या क्या, R डैश डैश S। तो अब तो जगह यहीं बची हुई है, तो ये हो गया R डैश डैश S। तो हम लोगों ने अपना पूरा डायग्राम भर लिया है। अब पूरा डायग्राम बनने के बाद हम लोग पार्ट्स में आते हैं। पार्ट 1 पूछ रहा है कि Q के दाएं को दूसरा कौन है। Q यहां पे है, तो मैं उल्टा हो जाता हूं और मेरा दायां यहां है, यानी यहां पर दायां है, तो दाएं दूसरा 1 2, तो आंसर क्या है हम लोगों का, R। Q के दाएं दूसरा क्या है, R है। और R किस में आ रहा है आप देख सकते हैं, यहां पर फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 आंसर है। फिर उसके बाद S के एकदम बाएं कौन है, S ये है, इसके एकदम बाएं क्या है, W है। और W किस ऑप्शन में है अपने, W है आप देखिए पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। आई थिंक मैंने गलत क्वेश्चन देख लिया है, हाँ W सेकेंड पार्ट के 4th ऑप्शन में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में अगला पार्ट है, R के एकदम दाएं को कौन है। R के एकदम दाएं को कौन है, T है। तो T हो गया यहां पे आंसर आपका।
और टी किस पार्ट में है? 1 2 3, टी है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आपको अगला पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। जब भी बीच में बैठा वाला हो तो बच्चों आप हमेशा ये देखिए कि कहीं जो किनारे के दो हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका RPQ, मैं चारों ऑप्शन लिख ही लेता हूं। अब देखते हैं, कहना इनका यह है कि पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा हो, यानी R, P और Q के बीच में बैठा हो। तो अगर P और Q अगल ही बगल निकल आए तो वो हमारा बेकार हो जाएगा। P और Q क्या अगल बगल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बेकार हो गया। W और S अगल बगल है तो उनके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता है, बेकार हो गया। P और R अगल बगल है तो ये भी ऑप्शन हमारा बेकार हो गया। V और S अगल बगल है तो इनके बीच तो कुछ आ ही नहीं सकता है, तो ये भी बेकार हो गया। तो फिर हमें नन ऑफ दीज में जाना होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब अगला वाला पार्ट क्या है? V के बाएं तीसरा कौन है? तो V यहां है, V का बायां ये वाला हाथ है, तो इधर जाएंगे 1 2 3। तो V के बायां, ये तो मेरा दायां हाथ था, तो 1 2 3 अगर जाएंगे तो मैं तो दायां देख रहा हूं, बट हमें बाएं पे जाना है 1 2 3। तो बताइए क्या होगा आंसर, R होगा या T होगा? हमें बाएं वाला देखना है, तो इसलिए हम लोग आंसर करेंगे T। तो T यहां पे आंसर हो गया और फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि T पहले ऑप्शन में दिया हुआ। तो हमारा जो पांचों क्वेश्चंस या पांचों पार्ट जो थे उसका आंसर सेट हम लोगों ने ये सबमिट कर दिया। तो ये सब कुछ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक और सवाल आपके सामने है, देखिए ABCDEFG है ना, F तक 6 हो गए, G 7वां हो गया। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं वृत्त में। A और G के बीच D बैठा है। चलो, A और G के बीच D बैठा है, तो यार A और G के बीच D ऐसे भी बैठ सकता है। G के दाएं तरफ F दूसरा है, G के दाएं तरफ F दूसरा है, तो ये भी ठीक है। और F के दाएं E दूसरा है, F के दाएं E दूसरा है। अभी तक तो सही चल रहे हैं, ठीक है। G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, यानी कि G और C एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे आसान कंडीशन तो हम लोग को यही दिख रही है, तो इसको पहले भर लेते हैं। G डैश F डैश E है गई। अब उसके बाद हमें देखना है कि ADG काम कहाँ है या GDA काम कहाँ है। तो देखो यार, GDA को यहां लाओ तो G यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा, तो A और F से लड़ जाएगा, तो इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी हो गई गलत। तो फिर ये सही होनी चाहिए। अब इसको लाओ, चाहे इसको ऐसे यहां लपेट दो और चाहे नीचे से लाओ और ऐसे लपेट दो, ठीक है। तो यार G के इस तरफ यानी कि G के बाईं तरफ D होगा, G के बाईं तरफ D होगा और उसके बाईं तरफ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। काफी चीजें भर गई हैं। एक और बात, G का पड़ोसी C नहीं हो सकता, G की एक ही पड़ोस बाकी है, तो जो बचा इधर कर लो, इधर C कर दो, ठीक है। तो G के पड़ोस में C नहीं आया। अब क्या हुआ, A हो गया है,
बी नहीं हुआ है तो जो बचा आदमी वो अपने आप हम लोग भर लेंगे क्या, बी। तो इस तरह से सारा भरने वाला काम हम लोगों ने कर दिया। अब आपसे पूछा गया है ई के एकदम बाएं कौन है, ई के एकदम बाएं क्या है, सी है, तो सी आपका हो गया ई के एकदम बाएं। ये सेकंड पार्ट है, आप देख सकते हैं यहां पर। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कौन सा निम्नलिखित में से सही है, तो यार ये तो सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में आपको उपरोक्त सभी सही है ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए के दाएं तरफ दूसरा जी है, ए के दाएं तरफ, ए का दायां यहां जाएगा तो ए के दाएं तरफ दूसरा जी ये होगा, सही है, तो पहला पार्ट तो सही है। डी के दाएं तरफ दूसरा बी है, डी यहां है, डी के दाएं तरफ दूसरा एक दो, डी ये भी सही है, दो सही हो गए तो उपरोक्त सभी सही होंगे, है ना। और तीसरा भी चलो देख ही लेते हैं, ई के बाएं तरफ दूसरा एफ है, ई यहां है, इसके बाएं तरफ दूसरा एफ, हाँ ये भी सही है। तो इसलिए यहां पे हम लोग कर लेंगे फोर्थ पार्ट और बोल देंगे सभी सही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अगले में थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में निम्नलिखित समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है। तो अब की बार आपको पहले दो सदस्य देखने हैं कि वो दोनों अगल बगल ना बैठे हों, तो सबको लिख लो। मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको तो अपनी आंसर शीट में ही करना होगा या रफ पेपर में करना होगा। स्क्रीन वाला जब पेपर होगा तो हो सकता है आपको कॉपी में लिखना पड़े अच्छे से सोचने के लिए। कॉपी में क्या, पेपर में जो आपको एक रफ शीट मिलती है उसमें आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित समूहों में किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है, यानी कि तीसरा सदस्य हमारा हो गया डी। हमें चेक करना है कि डी ई ए के बीच में है कि नहीं, चेक करना है कि बी डी और जी के बीच में है कि नहीं, चेक करना है कि बी जी और एफ के बीच में है कि नहीं, चेक करना है कि जी डी और ए के बीच में है या नहीं। तो आप जैसे ही देख लें कि ये दोनों बिल्कुल अगल बगल हैं तो ये ऑप्शन बेकार हो जाएगा, ये टेक्निक है हमारी। तो ई ए बिल्कुल अगल बगल है, बेकार हो गया। डी जी बिल्कुल अगल बगल है, बेकार हो गया। डी ए बिल्कुल अगल बगल है, बेकार हो गया। तो यही आंसर है। देख भी लेते हैं कि बी जी एफ के बीच में आ रहा है या नहीं। तो बॉय आ रहा है जी एफ के बीच में, बॉय आ रहा है जी एफ के बीच में, तो बिल्कुल सही बात है। और आपका आंसर ये वाला सही हो गया, थर्ड पार्ट सही हो गया। तो यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं जी एफ बी। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट में पहुंचते हैं हम लोग। सी और ए के बीच में कौन बैठा है, सी और ए के बीच में ई बैठा है। ई आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, और उसके बाद और आगे है जी के एकदम दाएं कौन है। तो जी कहां है, ये है। ओके, मेरे हाथ देखिए, हाथ ही आपको विजिबल होंगे इस समय। जी के एकदम दाएं कौन है, तो आंसर है आपका बी, है ना। तो बी आपके थर्ड पार्ट में है, आप देख सकते हैं वहां पर थर्ड पार्ट में आ गया बी। तो इस तरह से आपके फर्स्ट का आंसर 2, सेकंड का 4, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट और फिफ्थ का थर्ड। तो ये सारे आपके आंसर्स आ चुके हैं। आप जरा क्रॉस चेक कर लें कि आपके भी यही आंसर आ रहे थे या नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद अब आपको सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में मजा आना शुरू हो चुका होगा। कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे हम यहाँ पर अष्टभुज भी बना देते तो भी वो गोलमेज का ही रिश्तेदार होता।
तो अष्टभुज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही समझना है कि एक मेज के इर्द गिर्द 8 लोग बैठे हैं। अष्ट मतलब 8। सबका मुख बीच की ओर है यानी केंद्र की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। तो कुछ विशेष बात नहीं है, तिरछे रूप में का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश में जब बोलते हैं तो डायगनली अपोजिट बोलते हैं, उसी को ये बोल रहे हैं। इसका मतलब आपको केवल ये समझना है कि महिमा राम के सामने बैठी है। ठीक है, अगर राम यहां बैठा है तो महिमा यहां बैठी, राम यहां बैठा है तो महिमा यहां बैठी, बस ये है। ये तिरछे रूप में सामने या विपरीत का मतलब होता है, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। राम सुषमा के दाहिने तरफ बैठा है, तो राम यहां पर है और किसके दाहिने है? सुषमा के दाहिने। तो सुषमा के दाहिने राम बैठा हुआ है। गिरधर चंद्रा के बाएं तरफ बैठा हुआ है, तो गिरधर बैठा है किसके बाएं? चंद्रा के। चंद्रा ये है, चंद्रा के बाएं हो गया गिरधर। ओके, सावित्री महिमा के दाहिनी तरफ नहीं है। ठीक है, तो महिमा अगर यहां है उसके दाहिनी तरफ सावित्री नहीं है, यानी कि बाईं तरफ हो सकती है ना, लेकिन दाईं तरफ नहीं है। तो महिमा के दाईं तरफ सावित्री नहीं है। लेकिन शालिनी के सामने, लेकिन यानी पहला वाला, तो शालिनी के सामने कौन है? सावित्री, है ना। शालिनी के सामने कौन है? सावित्री। ठीक है, तो सावित्री जो है महिमा के बगल में नहीं होगी, लेकिन शालिनी के सामने होगी। ठीक है, अब 1 2 3 4 कंडीशंस और एक कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम लोग भरेंगे। सबसे आसान यही है, राम सबसे नीचे आ गए, महिमा उनके तिरछे रूप में सामने आ गई, फिर राम के बगल में आना है सुषमा को, सुषमा आ गई। ठीक है, अब देखिए चंद्रा और गिरधर अगल बगल है, तो ये 2 लोग हैं, तो ये यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं, यहां भी बैठ सकते हैं। तो 3-3 टेबल बनानी पड़ेंगे, इसलिए इसको अभी होल्ड पे रख देते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इस कंडीशन में आते हैं। अब ये पक्का है कि सावित्री और शालिनी को हमें एक डंडे में बांधकर या तो यहां बैठाना होगा, क्योंकि सिर्फ यही 2 डायगोनल बचे हुए हैं। एक ये डायगोनल यानी कि तिर्यक रेखा, एक ये और एक ये, इन्हीं दोनों में बैठ सकते हैं, और तो कोई जगह बची नहीं है। जब दोनों को आमने ही सामने बैठना है तो चाहे यहां बैठ जाए और चाहे यहां बैठ जाए। तो चलिए, अगर हम लोग यहां बैठा लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि सावित्री यहां आ जाती है, ये हो गई सावित्री। सावित्री को थोड़ा सा ऐसे लिख दें, सावित्री, और इसके सामने आ गई शालिनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सावित्री जो है महिमा के दाईं तरफ नहीं बैठी हुई है। दाईं तरफ मतलब एक तरीके से जस्ट बगल में नहीं बैठना है, तो नहीं बैठी है, सही है। और शालिनी उसके सामने भी है, सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यार गिरधर और चंद्रा तो आपस में चिपके हुए हैं, उन्हें तो अगल ही बगल बैठना है। अब हमें यहां बैठाना पड़ेगा गिरधर को, यहां बैठाना पड़ेगा चंद्रा को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला भी डायगोनल हमारा फेल हो गया, तो इस वाले में आएंगे हम लोग। तो यहां बैठाओ शालिनी को और यहां बैठाओ सावित्री को, फिर गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि महिमा के दाईं तरफ सावित्री नहीं बैठेगी। यहां महिमा इधर की तरफ देख रही है, उसका दाया ये है, तो यहां सावित्री नहीं बैठेगी। तो क्या हम लोग शालिनी और सावित्री को इंटरचेंज कर दें, तो यहां आ जाएंगे। अच्छा सवाल था ये सावित्री आ गई तो यहां पे शालिनी आ गई। अब मजे से बैठ जाएंगे सभी लोग। यहां पर गिरधर और चंद्र आ गए, गिरधर
चंद्रा आ गए। अब एक जन बचा, उस जो बचे हुए जन का कहीं पे भी क्वेश्चन में नाम नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है। ठीक है, बोला शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है। ये है शालिनी, शालिनी के दाहिने तरफ कौन बैठा है, यानी ये पूछ रहे हैं कौन रह गया है। तो जो रह गया है उसका नाम क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में, जैसे मैं बोल रहा हूं। महिमा का तो नाम हो चुका है, गिरधर का नाम हो चुका है, राम का नाम हो चुका है, केवल बचा कौन, फर्स्ट ऑप्शन यानी रवि। तो रवि अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया रवि। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है रवि इस क्वेश्चन का। रवि, रवि मेरे फ्रेंड का भी नाम है, रवि महेश्वरी। तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। रवि थोड़ा सही से लिख लें। 8 लोग हैं, फिर से 8 सदस्यों का एक समूह घेरे में बैठा है। दिख रहे हैं, 8 सीटें लगी हैं, डी, ए और एफ के बीच में तथा जी के सामने बैठा है। तथा जी के सामने का मतलब डी ही जी के सामने है, और ए और एफ के बीच में बैठा है ये। तो यार ऐसा भी हो सकता है ना, और इनके सामने, डी के सामने जी बैठा है। ठीक है, ई ए के दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर ई है, सही है। किंतु सी के बाईं ओर है कौन, ई। ई जो है सी के बाईं ओर है। ठीक है, जिसका दाया पड़ोसी जी है, जिसका मतलब जिसका किसके पास है, सबसे, सी के सबसे पास है, तो सी का दाया पड़ोसी जी है। तो सी का दाया पड़ोसी इधर आएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, काफी लंबी कंडीशन बन गई। 4 लोग, तो 8 में से 4 2 इसी जी में ही बैठ गए, है ना। जिस, और उसके बाद आखिरी लाइन है, बी के बाईं ओर एच एवं दाईं ओर एफ है। बी के बाईं ओर एच एवं दाईं ओर एफ है। तो एक कंडीशन, ये तो एक ही है, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन। सबसे बढ़िया ये है, सबसे पहले मैं इसी को भर लेता हूं। तो ये आ गया क्या, ए, ई, सी, जी। ठीक है, जी के सामने तो डी आना ही है, पक्का है ना, और ए डी एफ। तो ये इस तरह बन गया, ये वाली कंडीशन फेल हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच बी एफ, तो बी के जस्ट बगल में ये एच बी एफ ऐसे आने वाला है, तो एफ तो पहले ही बैठ चुका है, तो बी यहां आ गया, एच यहां आ गया। बस छोटे छोटे एबीसीडी में नाम थे, तुरंत बन गया। ए के विकर्णता सामने कौन है, 5 ऑप्शन है आपके पास, बी एफ जी एच, इनमें से कोई नहीं। तो ए के विकर्णता कौन है, एच है। ठीक है, एच कौन से ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, यहां पे एच है चौथे ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन एच, यही अपना आंसर हो गया। यानी कि ए के सामने कौन सा है, ए के सामने है एच। दिस इज डन। जे, के, एच, आर, एफ, एल, एन और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो ये कोई सी ऑर्डर में नहीं है, तो सबको लिख लो। एच एल के बाएं तीसरा है, जो यानी कि एल के एकदम दाएं है, तो यानी कि इस तरह हो जाएगा। सही है, पहली कंडीशन हम लोगों ने कर ली। अब उसके बाद आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन किसके लिए, आर के लिए, एच या एल का पड़ोसी नहीं है। तो कंस्ट्रेंट क्या हो गई, आर एच नहीं हो सकता और आर एल नहीं हो सकता। ठीक है भाई। अब लास्ट कंडीशन,
जे क्यू के दाएं को दूसरा है। तो जे क्यू के दाएं को दूसरा है। अब भरना शुरू करते हैं। सबसे लंबी कंडीशन जो हमारे पास है वो तो ये है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहां पे। तो H डैश के L, ठीक है। तो Q डैश J के लिए तो बहुत कुछ है, कहीं भी भर सकते हैं। तो अब और लंबी वाली R डैश डैश N को देखते हैं, लेकिन R की अपनी कंडीशंस है, अपनी कंस्ट्रेंट ये है कि R H का पड़ोसी नहीं हो सकता, R L का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो R यहां नहीं आएगा, R यहां नहीं आएगा, R यहां नहीं आएगा। तो चलो अब R को फिट करते हैं। तो R देखो यहां आ सकता है, तो R डैश डैश N यहां बैठ जाएगा। अगर यहां पे R रखोगे तो R डैश डैश N लड़ जाएगा यहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले को भी रिजेक्ट कर देंगे R के हिसाब से, और R डैश डैश N यहां पे हम लोगों ने भर दिया। ठीक है। अब क्या काम बचा हमारे लिए, Q डैश J, ठीक है। तो अब देखो Q यहां तो नहीं आ सकता है ना, Q यहां पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि देखो Q डैश J लड़ जाएगा, Q डैश J लड़ जाएगा, लेकिन Q डैश J यहां पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। Q डैश J, अब देखो इन सब में से J हो गया, K हो गया, H हो गया, R हो गया, L हो गया, N हो गया, Q हो गया, लेकिन बचा कौन, F बचा। तो F को यहां कर दिया। हमारी गोलमेज अब भर गई है। पहला सवाल, N के बाएं को दूसरा कौन है। N के बाएं दूसरा 1 2, N के बाएं दूसरा है J, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया कौन सा, थर्ड पार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है। तो पहले 4 समूहों को लिख लें, वैसे तो एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है। तो अगले 2 व्यक्तियों को देखिए कि वो अगल बगल बैठे हैं कि नहीं। K और N को देखिए, ये हमें चेक करना है कि K और N के बीच में L है या नहीं। अगर K और N अगल बगल बैठे हैं तो ये ऑप्शन बेकार हो गया। K और N अगल बगल बैठे हैं, बेकार हो गया, है ना। F और L अगल बगल बैठे हैं, बेकार हो गया। H और R अगल बगल नहीं बैठे हैं, बीच में J है, ये तो सही है। H और F तो बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं और उनके बीच में J है, बट बिल्कुल 3 लोग की टीम होनी चाहिए। यहाँ पे तो H और F के बीच में J तो बैठा ही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये दोनों भी बेकार हो गए। इसलिए बेस्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, JH। नाउ दीज में हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया JHR। सेकंड का ऑप्शन 3 है। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं R के एकदम बाएं कौन है, ये R है, इनके एकदम बाएं क्या है, Q है। तो कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में K के संबंध में J का कौन सा स्थान है। तो K के संबंध में J का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बाएं को तीसरा। बाएं को तीसरा आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है यहां पर, तो यहां आ गया बाएं को तीसरा। फोर्थ का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब लास्ट में आते हैं, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा समूह है जो उस समूह में नहीं आता। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका क्या, RQ। मैं लिख ही देता हूं सर, का क्या मतलब है आप समझिए। RQ जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, तो R पहला है, Q दूसरा है। LK आपके सामने लिखा हुआ है, L पहला है, K दूसरा है। इन समूहों में 4 ऐसे होंगे जो इस तरह अरेंज है, इस पहले के बाएं दूसरा बैठा है। आप देखो R यहां है, R के बाएं Q बैठा है, L यहां है, L के बाएं K बैठा है, H यहां है, H के बाएं J बैठा है।
तो यहां बायां दायां देखने से अच्छा है कि आप इसे पहला मान लें और इसे दूसरा मान लें और एरो लगा दें। इसे पहला मान लें, इसे दूसरा मान लें, यही एरो यहां पे भी बिछाएं। तो जैसा ये है आपने क्या किया, ऐसे कर लिया, एलके में ऐसे कर लिया। तो देख रहे हो ये है एक ही डायरेक्शन में, है ना, ये भी क्लॉकवाइज है घड़ी के हिसाब से और ये भी क्लॉकवाइज। चलो एचजे में करते हैं। असली बात ये है कि आपको एरो यहां मैं बना रहा हूं, यहां भी मत बनाए, आपको सिर्फ इधर ही बनाना, बट पहली बार है इसलिए एच से शुरू करें एरो को और जे पे खत्म कर दें, जे से शुरू करें और आर पे खत्म कर दें, एफ से शुरू करें और क्यू पे खत्म कर दें। तो अब आप देखो केवल एफ क्यू वाला जो एरो है वो उलट गया है ना। तो एफ क्यू वाला ही जो समूह है वो गड़बड़ी मचा रहा है शायद, इसलिए आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्यू हो जाएगा, क्योंकि सब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, केवल एफ क्यू एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एफ क्यू ही हमारा आंसर हो जाएगा और यहां पे भी आप एफ क्यू लिख दो और फिफ्थ का आंसर है